Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज बात होगी महंगाई में बहुत बारीक सी मामूली सी कमी की और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी भारत में जो उद्योगों की रफ्तार है उसमें आई तेज़ी की। लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि बिज़ तक ऐप यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पर 5 पैसा लाया है एक एक्सक्लूसिव ऑफ़र। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके साथ आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है LT150 LT150, जिससे आपको मिलेंगे ढेरों एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा से आप स्टॉक्स में, IPOs में या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और सिर्फ 20 रुपया पर ऑर्डर की फीस पर। तो अब देर किस बात की, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और अब आते हैं उस बात पे जिस पे हमको चर्चा करनी है, और वो बात है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उछाल आया है, तेज़ उछाल दिखाई पड़ा है। पिछले महीने के मुकाबले अच्छा भला उछाल है। अप्रैल के महीने का ये आंकड़ा था 7.1%, 7.1%, और मई के अंत का ये आंकड़ा आया है 19.6%। ये आपको पहले बता दूं कि ये लगभग 6 हफ्ते के लैग से ये डेटा आता है, और ये भी क्विक एस्टिमेट हैं, ये एस्टिमेट्स बाद में बदल सकते हैं। भारत में कितनी औद्योगिक गतिविधि हो रही है, फैक्ट्रियों में क्या बन रहा है, कारखानों में क्या हो रहा है, बिजली घरों में क्या हो रहा है, ये सब इसमें कैप्चर होता है। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से रिलीज़ होता है डेटा हर महीने की 12 तारीख को। 12 तारीख को अगर छुट्टी है तो 11 तारीख को आ जाता है। तो ये आंकड़ा जो आया है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट 20.6% बढ़ा है मई के महीने में, और माइनिंग 10.9% बढ़ा है, जबकि पावर जनरेशन 23.5%। मैन्युफैक्चरिंग में ये जो बढ़त है ये बहुत अच्छी है। ये इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग यानी जो बड़े कारखानों का काम है, इसमें बढ़त से रोज़गार का बहुत सीधा रिश्ता है। माना जाता है कि इससे जो वहाँ फैक्ट्री में डायरेक्ट काम करने वाले लोग, वहाँ जो सामान बाहर से आता है उसको लाने वाले, उसको बनाने वाले लोग, और जो सामान यहाँ बनता है उसको बाहर पहुँचाने वाले, उसको बेचने वाले, उनके बेचने वालों के यहाँ काम करने वाले लोग, और माल ढुलाई में लगे हुए बहुत सारे लोग, इन सबको एक साथ रोज़गार देने का काम ये एक सेक्टर करता है। पिछले साल मई में IIP 27.6% बढ़ा था। तो मान सकते हैं कि साहब पिछले साल तो बहुत बढ़ा था, इस साल कहाँ है, बिल्कुल बर्बाद है। लेकिन तब आपको याद रखना चाहिए कि ये हम मई 21 की बात कर रहे हैं, और उससे एक साल पहले अगर आप ध्यान दें तो मई 20 वो लो बेस इफेक्ट था, बहुत ही बुरा वक्त था। कोरोना की वजह से देश में सब कुछ बंद था। तो वहाँ से जिस चीज़ की भी आप तुलना करेंगे वो आसमान पे चढ़ा हुआ दिखाई देगा। और मार्च 2020 से IIP कई महीने बुरी हालत में रहा, क्योंकि मार्च 2020 में IIP 18.7% कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी गिरा था, नेगेटिव -18.7% था। और उसके बाद अप्रैल में तो ये 57.3% गिर चुका था। मार्च, क्योंकि आपको पता मार्च के अंत में जाके लॉकडाउन आया था, अप्रैल पूरा लॉकडाउन में रहा। तो अप्रैल 2020 में ये 57% गिरा था, आधे से ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ये दिखाता है कि लगभग सब कुछ बंद था। इसके बावजूद जो थोड़ा कुछ चल रहा था, एसेंशियल चीज़ें चल रही थी, उसने उसको 43% पे रिटेन करके रखा था। अगस्त 2021 का आंकड़ा है कि वहाँ ये IIP 13% बढ़ा था, और उसके बाद से IIP सितंबर में 4.4% रहा, नवंबर और दिसंबर में 1% रहा। तो ये नीचे ही रहा है तब से अब तक। इस बार जो ये उछाल आया है वो इसीलिए बहुत उत्साहजनक है। और अगर सब कुछ ठीक रहे तो फिर, यानी मानसून आ रहा है, अगर मानसून में भी कुछ गड़बड़ी ना हो, बाढ़ आ रही है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ये और ना बढ़े, अगर चीज़ें ठीक रहें, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में चीज़ों के दाम सही रहें, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट में ये जो बढ़त दिख रही है, ये आगे और अच्छे संकेत दे सकती है और अच्छी खबरें ला सकती है। इसी बीच जो दूसरी खबर है
उसको आप दोनों तरह से देख सकते हैं, अच्छी भी मान सकते हैं और चिंताजनक भी मान सकते हैं। बहुत बारीक सा गिरावट है, बहुत बारीक सा सुधार है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा होता है। 7.01% जून के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है, जो कि मई में 7.04% था। तो 0.03% की गिरावट इसमें है। इसको कैसे अच्छा मानेंगे? अच्छा इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये अब भी चिंताजनक जगह पर खड़ा हुआ है और इसने जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए है वो चिंता कतई इससे ख़त्म नहीं हो रही है। 33 महीने हो चुके हैं लगातार, 33वां महीना है जबकि 4% का जो टारगेट है और जो 6% का 33वें महीने तक तो ये 4% के टारगेट से ऊपर है और छठा महीना है ये लगातार जबकि ये 6% से ऊपर है। यानी 2 तिमाही बीत चुकी हैं इसको 6% के ऊपर। और 6% क्यों चिंता की बात है? क्योंकि रिज़र्व बैंक का एक टारगेट बैंड है जिसको कहते हैं टॉलरेंस रेंज, बर्दाश्त करने की सीमा। वो होती है जो रिज़र्व बैंक का मीडियम टर्म टारगेट है 4%, उससे 2% नीचे या 2% ऊपर। तो 2% से 6% के बीच अगर महंगाई रहती है तो ये काबिले बर्दाश्त है, रिज़र्व बैंक की टॉलरेंस रेंज के अंदर है। लेकिन 2 तिमाही बीत चुकी हैं और अगर 1 तिमाही ऐसी और निकल गई, यानी 3 महीने अगर ये आंकड़ा 6% के नीचे नहीं गया, अभी ये 7% पर है, तो माना जाता है 3 तिमाही लगातार अगर महंगाई का आंकड़ा टॉलरेंस रेंज के बाहर रहता है तो फिर माना जाता है कि देश की मौद्रिक नीति बनाने वाले लोग नाकाम हैं, रिज़र्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फेल हो गई है। तो क्या रिज़र्व बैंक अब अपने फेल होने का इंतज़ार करेगा या वो महंगाई को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाएगा? और अगर वो महंगाई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगा तो क्या उससे ग्रोथ पर उल्टा असर तो नहीं पड़ेगा? ये बड़ा गंभीर सवाल है, बहुत विकट सवाल है। यहाँ जो अभी बाज़ार का हाल दिख रहा है, जिन चीज़ों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, उनमें राहत के आसार फ़िलहाल दिख नहीं रहे हैं। और ये ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि अगले 2 पॉलिसीज़ में रिज़र्व बैंक अभी लगभग 0.5% या 0.5% से ज़्यादा ब्याज दरें और बढ़ा सकता है टाइटनिंग के लिए, महंगाई को काबू में लाने के लिए। लेकिन रिज़र्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या अपने फेल होने का इंतज़ार करेगी या वो इस महंगाई पर एक फैसलाकुन हमला करेगी? ये गंभीर सवाल है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।